जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं और आप सभी की मेहनत, पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छी और शानदार वाली चल रही होगी। उम्मीद है आप सभी का फेस्टिवल एकदम इंजॉयफुल रहा होगा और फेस्टिवल के अगले दिन, फेस्टिवल के इनर्शिया से निकलकर आपने संडे को बड़ा अच्छा रिवीजन किया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। एक बार सभी साथी बताइए कि कौन कौन आप में से वो हैं जिन्होंने रविवार के दिन, मैंने आपको एक सलाह दी थी कि जब से आपका सिलेबस शुरू हुआ है तब से लेकर और जब तक आपने पढ़ा उसका रिवीजन आपको हर संडे करना है। तो किस किस ने वो रिवीजन संडे को किया, एक बार बताइए। और उसी को जांचने के लिए मैं आप सभी से एक दो क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। और क्वेश्चन रहेंगे मेरे आपके साथ जी की वैल्यू से, स्मॉल जी की वैल्यू से। तो मुझे बताइए कि पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू कितनी होती है? अर्थ के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? आपका थोड़ा रिवीजन चेक हो जाए। सभी को नमस्कार, हाय, हेलो, जय हिंद भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्नेहा, दिव्या, फूल सिंह भाई, मन्नू, चांद भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। शीश राज भाई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं यार, नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्लास तो हर दिन आपकी होती है दोस्त। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन क्लास हट जाती होगी। अभी से शुरू नहीं करेंगे, आप शुरू से एक बार शुरू करिएगा, बीच में से आप नहीं स्टार्ट करेंगे। इस एक फिर से मौके की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हर दिन एक मौका हमें मिलता है, हर दिन सुबह होने के साथ मैंने आपको बताया कि रात 12 बजते ही कुछ सिक्के हमारी झोली में आकर गिरते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हर घंटा एक सिक्का है और उस सिक्के को हम किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, दे रहे हैं, किन चीज़ों में हम उसको लगा रहे हैं। हम उसे वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। हालांकि आप सभी का बड़ा अच्छा उत्तर है, एक बेहतर उत्तर कि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी की वैल्यू है। वहीं कुछ साथी 9.8 और 10 को भी दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। दर्द डिस्को में 9.8 और 10 के में पूरी तरह से उलझे हुए, जबकि मैंने बहुत शानदार तरीके से आप सभी को क्लैरिटी दी है। कोई बात नहीं, अच्छे से रिवाइज करो भाई। जो अभी भी 9.8 और 10 के दर्द में उलझे हुए हैं वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करिए। बाकी जो सेंटर पे वैल्यू होती है जी की, वो 0 डिग्री होती है। मैं सेंटर कह रहा हूँ, ठीक है, मैं बीच में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी के अंदर जाके सेंटर पे, केंद्र पर। तो केंद्र का मतलब आप अंदर चले गए, उसमें ऊपर ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, आप सेंटर में हैं, अंदर हैं। तो अंदर जी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें कि अब तक हमने क्या पढ़ लिया। तो हमने देखा कि न्यूटन साहब ने सेब को गिरते हुए देखा और एक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, जिसमें उसकी उनकी मदद हेनरी कैवेंडिश साहब ने की और बड़े जी के बारे में उन्होंने कुछ हमें बताया। उसके बाद जहाँ चर्चा छोटे जी की शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई कि छोटे जी का मान किस किस तरह से बदलता है। वो पृथ्वी की सतह पर भी बदलता है, ऊपर जाने पर भी चेंज होता है, नीचे आने पर भी चेंज होता है, पृथ्वी के घूमने से भी चेंज होता है, दूसरे ग्रहों पर जाने पर भी चेंज होता है। उसके बाद हमने देखा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है, मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को खत्म करके हम लोग अगले चैप्टर पर भी चले जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक है आज के इस चैप्टर का, जिसका नाम है, हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, पलायन वेग, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। देखिए पलायन वेग क्या है भाई। अभी हाल ही में हम लोगों ने चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। हमने चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा, या और भी इसी तरह के उपग्रह हम दूसरे ग्रहों पर भेजने की कोशिश करते रहते हैं, या और भी जो देश हैं वो इसी तरह के उपग्रहों को भेजने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब हम चंद्रयान 2 को भेज रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, धरती माता है, और यहां पर वो चंद्रमा है जहां पर हमें चंद्रयान 2 को मान लो भेजना था। ये है हमारा चंद्रयान 2, मान लो ये है हमारा चंद्रयान 2, ठीक है। अब मैं जब इसको भेज रहा हूं तो समस्या क्या आ रही है कि जैसे ही मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे खींच लेता है, पृथ्वी की ग्रेविटी से बार बार नीचे खींच लेती है। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि धरती माता, मुझे इसको भेजना है चंद्रमा पर। अब आप मुझे ये बताओ कि आप तो इसे लगातार अपनी तरफ नीचे खींचती हैं,
क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं इसे चंद्रमा पर भेज पाऊं? तो धरती माता ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है, अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी सोलर सिस्टम के बारे में रखते हैं, यह है हमारा सोलर सिस्टम, मैं भी आपको दिखाता हूं सोलर सिस्टम। तो भैया जी, ये है हमारा सोलर सिस्टम, हमारा पूरा ब्रह्मांड। और अगर आप इसमें बड़े ध्यान से देखें तो जैसे मान लीजिए हर एक ग्रह के आसपास दूसरा ग्रह है। जैसे मान लीजिए अर्थ के पास वीनस हैं, मार्स हैं, जुपिटर हैं, इस तरीके से हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, हर एक ग्रह का एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, डिपेंड्स ऑन दियर मास, कि उसके द्रव्यमान के आधार पर उसके आसपास का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। कैसे? जैसे मान लीजिए जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यहां तक है, ठीक है, और सैटर्न का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यहां तक है, ऐसे ऐसे करके। तो जुपिटर, अगर देखो यहां तक किसी भी वस्तु को आप फेंकोगे तो उसको जुपिटर खींच लेगा, और अगर यहां से पार आपने किसी भी वस्तु को फेंक दिया तो फिर उसको सैटर्न अपनी तरफ खींच लेगा। तो इन्होंने बताया कि हर एक ग्रह का एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, एक उसके आसपास डिफाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके बाद दूसरे ग्रह का क्षेत्र शुरू हो जाता है। एक निश्चित दूरी तक मेरा क्षेत्र लगेगा और उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शुरू हो जाएगा। हमने कहा जी तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां तक है? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो धरती माता ने हमें बताया कि भैया जी मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो यहां तक है। अगर तुम इतनी दूरी तक किसी भी वस्तु को फेंकोगे तो उसे मैं अपनी तरफ खींच लूंगी, और अगर इतनी दूरी से बाहर तुमने किसी भी वस्तु को फेंका तो उसको फिर चंद्रमा अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर आप इसे यहीं कहीं हिलाते डुलाते रहोगे, एक सेकंड रुकना, अच्छा एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, चलो इसको हटा ही लेते हैं अब, एक सेकंड रुकना बस। देखिए उन्होंने कहा कि अगर आप इस रॉकेट को, जो भी आप भेजना चाहते हैं, अगर आप इसको इतनी तेज फेंकें कि बस ये यहीं तक जाए तो मैं उसको खींच लूंगी, अगर आप थोड़ी और तेज फेंकें कि यहां तक चला जाए तो भी मैं खींच लूंगी, लेकिन अगर आपने इतनी तेज फेंका कि एक बार ये इसके पार चला गया तो फिर उसको दूसरा ग्रह खींच लेगा, मैं उसको खींच ही नहीं पाऊंगी, फिर मैं उसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो इस क्षेत्र को, किसी ग्रह के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वह अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को व्यक्त कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो पहली परिभाषा आपने समझ ली, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या है। मैं अभी साउंड का कुछ दिखवा लेता हूं, पहले एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे क्लियर है। दो डाउट है आपके, साउंड का डाउट है और दूसरा डाउट है आपका वॉइस का, मैं दोनों ही दिखवा लेता हूं। एक बार अभी बताओ सभी क्लियर है? मैं आपके पीडीएफ का डाउट इशू डाल देता हूं, जो भी क्लास वगैरह अपलोड नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 8 अगस्त की क्लास अपलोड नहीं है, वो शायद ऊपर नीचे क्लास कई बार अपलोड हो जाती है, आप देख लिया करो, बाकी मैं उसको सही सीक्वेंस में अपलोड करा देता हूं, है ना। चलिए जी, तो पहले लिखेंगे आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की परिभाषा, तो लिखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, मेरे साथ नोट करते रहिए, और ये सभी ग्रहों के लिए लागू है।
कि किसी भी ग्रह के आसपास का वह क्षेत्र किसी ग्रह के चारों ओर गुरुत्वीय प्रभाव वाला क्षेत्र, ऐसे लिख लेते हैं बस, गुरुत्वीय प्रभाव वाला क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाता है। एरिया सराउंडेड बाय प्लैनेट वेयर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सीन, ऐसे लिख दो बस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी सीन, कि जहां पर ग्रेविटी के प्रभाव को देखा जा सकता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, उसको हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पलायन वेग क्या है। अब बात यह आती है कि अगर आप इसको देखो इस क्षेत्र से पार कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, तो आपको एक इसे निश्चित स्पीड से फेंकना पड़ेगा, आपको तेज फेंकना पड़ेगा, और वो निश्चित स्पीड कितनी है उसी को हम पलायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बाकी ग्रहों के लिए वो अलग अलग है, मैं आपको बताऊंगा किस ग्रह के लिए हमें पढ़ना है। तो पलायन वेग क्या है कि वह वेग जिससे फेंके जाने पर कोई भी वस्तु या कोई भी उपग्रह उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए। ना केवल ये पृथ्वी के लिए परिभाषित है, बाकी आप इसे किसी के लिए भी कह सकते हैं, बस हमें ये पढ़ना है कि ये उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है। तो आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाद पलायन वेग की परिभाषा, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं। तो ये है कि किसी भी ग्रह के किसी भी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने पर पर्याप्त वेग, किसी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए पर्याप्त वेग, द वेलोसिटी टू क्रॉस अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लेनेट, कि प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए। ठीक है, अभी एक बार नोट हो जाए तो कृपया हम सब करें, फिर मैं आपको बताऊं कि अलग अलग ग्रहों के लिए इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। फटाफट बताइए सर, स्लो पढ़ाते हैं मेरे भाई। देखो उमर अली, स्लो आपको थोड़ा इसलिए लग सकता है क्योंकि मैं एक तो दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, दूसरा यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं कि शायद इन्होंने फिजिक्स को ना कभी उतने ठीक से पढ़ा, ना कभी इंटरेस्ट लिया। तो मेरी एक कोशिश बस यही होती है कि सबको थोड़ा समझ में आना चाहिए। हाँ, जिनके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर हैं, उनको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट ये अगर मैं इससे स्पीड बढ़ाऊंगा तो उनका नुकसान हो जाएगा जो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। आपका नुकसान कितना है कि सिर्फ 2-4 क्लास हमें फालतू पढ़नी पड़ जाएंगी, बट अगर फास्ट चले तो उनका नुकसान ऐसा है कि वो रिकवर नहीं होगा, उनको समझ ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, जिनको स्लो लगती है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें उनके साथ, जिनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमें जीरो लेवल से पढ़नी है। ठीक है, चलिए तो अभी इसे हम पृथ्वी के लिए पढ़ते हैं कि पृथ्वी के लिए कितना होगा। तो सवाल आएगा कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है, वैल्यू एज इट इज याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो थोड़ा ध्यान ये देना है आपको
कि ये ना किलोमीटर में है, ठीक है, ये जो है किलोमीटर में है। आपको ऑप्शन में मीटर पर सेकंड भी दे सकता है, मतलब ऑप्शन में वो आपको ऐसे भी देगा 11.2 मीटर पर सेकंड, ये नहीं होता है। मैं आपको अभी डाउट से बचा के चल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछी जाएगी कि बताइए चंद्रमा के लिए कितनी होती है पलायन वेग। तो चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होगा आपका, इसको कर देंगे आप चंद्रमा। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा से कोई वस्तु बाहर फेंक दी जाए, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून कर देंगे यहां चंद्रमा, एस्केप वेलोसिटी फॉर मून। तो देखिए चंद्रमा जो है पृथ्वी से हल्का है, तो उस पर एस्केप वेलोसिटी भी बहुत कम है, और ये है 2.94 किलोमीटर पर सेकंड, बहुत थोड़ी सी है, पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत थोड़ी सी है 2.94, क्योंकि ये हल्का है। अब इससे ज़्यादा ग्रह हमसे नहीं पूछे जाएंगे। बाकी अगर कोई भारी ग्रह होगा तो उसके लिए ज़्यादा होगा पलायन वेग, और हल्का ग्रह होगा तो उसके लिए कम होगा। देखो फिर से वही चीज़ है दोस्त, आपके बड़े बड़े डाउट रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो वैसा क्यों नहीं होगा, वैसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं होगा। असल में अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं कि हम उन डाउट्स को समझ सकें कि ग्रेविटी का। असल में देखो उत्सुकताएं ढेर सारी होती हैं, लेकिन अगर समझो कि आपको अगर यही सीखना है कि बहुत गहराई में जाके ग्रेविटी सीखनी है कि ग्रेविटी जन्म कैसे लेती है, ये कैसे लेती है, तो इसका मतलब आप एक ऐसे फील्ड की तरफ जा रहे हैं जो एक साइंटिस्टों वाला फील्ड है, वैज्ञानिक वाला फील्ड है। तो फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ही क्यों कर रहे हैं, फिर हम एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस की तैयारी क्यों कर रहे हैं। फिर तो हमें एमएससी बीएससी और पीएचडी करनी चाहिए फिजिक्स से। मतलब मेरी बात को आप नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जितने भी प्रश्नों के जवाब हैं वो तब मिलते हैं जब हम थोड़ी सी हायर लेवल की फिजिक्स पढ़ते हैं। तो बाकी अभी हायर लेवल की फिजिक्स हमारे किसी काम की नहीं है। अभी हमारा टारगेट है कि हमें एक दो क्वेश्चन जो आएंगे उनको क्लियर करना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए, हाँ अभी बस हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितने से हमारा काम चल जाए। अब देखो एक और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का रह गया है, जिसका नाम है केपलर के ग्रहों की गति के नियम। हेडिंग डालेंगे केपलर के ग्रहों की गति के नियम, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए जो ग्रहों की गति से संबंधित बातें हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक वैज्ञानिक से शुरू हुई हों, कि ये केपलर साहब से शुरू हुई होंगी, नहीं, या न्यूटन साहब से शुरू होंगी, नहीं। इनसे भी हजारों साल से पहले लोग, कुछ सन की लोग जो होते हैं जिनको वैज्ञानिक कहा जाता है, वो इन उत्सुकताओं से भरे हुए थे, वो इन एक्साइटमेंट से भरे हुए थे। देखो आम जनता को अगर आप देखें तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि स्पेस में क्या चल रहा है, बस लोग अपने खाने पानी जीवन का यापन का जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ सन की लोग जो होते हैं उनका मन जो रहता है वो क्यों को जानने में रहता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है ऊपर। तो ये उस समय की बातें बता रहा हूँ मैं, जब ग्रहों आदि के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, और ऊपर जो भी है उसको हम सिर्फ अपना देवता माना करते थे। लगभग हजारों साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और उनके बारे में कुछ चर्चा करने का अधिकार भी हर एक इंसान को नहीं था। उनके बारे में चर्चा करने का अधिकार सिर्फ धर्म से जुड़े हुए लोगों को था। जैसे मैं क्रिश्चियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे चर्च में जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, मौलवी होते हैं, तो वैसे ही उनके यहाँ पादरी होते हैं। तो पादरियों को ज़्यादा इनके बारे में केवल फ्रीडम थी बात करने की। तो अगर कोई वैज्ञानिक कुछ भी करना भी चाहता था तो उसको रोक दिया जाता था। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टॉलमी, और टॉलमी साहब ने सबसे पहली एक रिसर्च की ग्रहों के बारे में, और उन्होंने ये कह दिया कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ये एक बात है, ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ी होंगी, मैं तो जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, पृथ्वी इस ब्रह्मांड का केंद्र है। लेकिन उनके बाद कॉपरनिकस साहब आए, और कॉपरनिकस साहब ने कहा कि नहीं, सूर्य इस ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी उसके आसपास घूमती है। तो मतलब इस बात ने उस समय के लोगों को इतना विचलित कर दिया, क्योंकि सभी पृथ्वी को सब कुछ मान बैठे थे, उनके लिए देवी देवता सब पृथ्वी थी। बट कोई दूसरा आके ये कह रहा है कि नहीं यार, तुम्हारे देवता ये नहीं, ये है। उन्होंने सूर्य को ज़्यादा मान्यता दे दी और कहा पृथ्वी इसके आसपास घूमती है। तो भाई उनको ना वो कैद की सज़ा दे दी गई थी, कैद की सज़ा दी गई, देश निकाला दे दिया गया, उनको ये यातनाएं झेलनी पड़ी।
लेकिन बाद में गैलीलियो साहब आए, उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और लोगों को समझाया, दिखाया कि जो कोपरनिकस साहब ने कहा है वो बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट है। उसके बाद देखो, गैलीलियो साहब ने भी ग्रहों की गति का अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। उसके बाद आते हैं केपलर साहब, और केपलर साहब ने प्रॉपर लिखित रूप से ग्रहों की गति का अध्ययन किया और लोगों को 3 नियम दिए कि भाई इन नियमों से ग्रहों की गति चलती है। ये वो 3 नियम है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो इनमें से क्या क्या हमारे यहां पूछा जाता है, देखिए बहुत गहराई में ये नियम हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हमारे यहां पूछ ली जाती हैं। पहला नियम, प्रथम नियम, और प्रथम नियम को हम कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। तो सवाल यह आता है कि बताओ केपलर की गति के पहले नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसे आप कहोगे कि प्रथम नियम कहो या कक्षाओं का नियम कहो, यानी कि आप इसे फर्स्ट लॉ कहो या लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहो। यहां से एक सवाल बन जाता है। अब पहले नियम में केपलर साहब क्या बताते हैं? ये तो क्लियर हो ही गया था कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, ये सूर्य है और सारे ग्रह इसके चारों ओर घूमेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो लोग ये समझते थे पहले कि सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल 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 घूमते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं? गोल नहीं घूमते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, तो वो पता है किस तरीके से घूमेगी? केपलर साहब ने कहा कि वो इस तरीके से घूमेगी। इस तरीके का मतलब वो अंडाकार, पृथ्वी की शेप भी अंडाकार है और घूमेगी भी अंडाकार रास्ते पर। पृथ्वी ही नहीं, सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार रास्ते पर घूमते हैं। मैथ्स की भाषा में कहें, विज्ञान की भाषा में कहें तो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर घूमते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसको इलिप्टिकल घूमते हैं, कि भैया जी वो ऐसे 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 करके घूमते हैं। यानी कि कक्षाओं का मतलब क्या है, ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि उसके घूमने का रास्ता क्या है। कक्षा का मतलब हो गया कि उसके, ये पूरी एक कक्षा है, यहां एक ग्रह घूम रहा होगा। अब हो सकता है दूसरे ग्रह की कक्षा जो रही होगी, सारे ग्रह तो ऐसे नहीं घूमेंगे, ऐसा तो है नहीं कि देखो जहां पृथ्वी घूम रही है सारे ग्रह वहां घूम रहे होंगे, भाई हो सकता है दूसरा ग्रह कोई यहां घूम रहा होगा, तो ये एक दूसरी कक्षा हो जाएगी। तो ग्रहों के घूमने के रास्ते को हम कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और केपलर साहब ने बताया कि घूमने का रास्ता जो यानी कि कक्षाएं होती हैं वो दीर्घ वृत्ताकार होती हैं। तो प्रथम नियम में क्या कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। लिखिए इस बात को कि ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। मैं इसको इंग्लिश में ऊपर लिख देता हूं, एवरी प्लैनेट्स revolves revolves around the sun in elliptical orbit। ठीक है, नोट करिए, समझ में आ गया हो एक बार थम्स अप कर दियो। और समझने में इतना कुछ है ही नहीं, बस ये याद रखना है कि रास्ता कैसा है, तो वो दीर्घ वृत्ताकार रास्ता है, इलिप्टिकल रास्ता है। ठीक है सर जी, 2 ग्रहों के बारे में सिर्फ बताया और सभी नहीं बताया। अतिन, मैंने ये बात तभी कही थी कि सिर्फ हमसे 2 ही ग्रहों के पूछे जाते हैं। आज तक किसी भी पेपर में इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया, ना कभी पूछा जाएगा, मेरा आपसे वादा है। एक बार तब मैं बात को बता रहा होता हूँ ना, तब प्लीज़ सुना करो। चलिए, क्लियर है। दूसरा नियम देखिए। अब दूसरे नियम में ये क्या बताते हैं, बहुत गजब की बात। पहले दूसरे नियम को समझो, ज़्यादा गहराई में तो खैर हम नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल सा अपना समझेंगे यहाँ, जितना एग्जाम में आता है। देखिए, ये तो हमें पता लग ही गया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कुछ इस तरह के रास्ते पर घूमते हैं। एक सेकंड रुकना, यहाँ
ये और भी ऊपर लेते हैं, थोड़ी हमारे लिए जगह बच जाएगी। ये सूर्य है और ये रास्ता है। अब मान लीजिए अपनी पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमती है, वो यहां से लेकर मान लो कुछ समय में यहां तक आती है। तो अगर आप उसके द्वारा सूर्य के साथ बनाया हुआ क्षेत्रफल देखेंगे, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, इसके साथ बनाया हुआ क्षेत्रफल देखें। मान लो ये पहले यहां से लेकर यहां, मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक गई है और फिर यहां से लेकर यहां तक गई है। तो यहां से लेकर यहां तक जाने में इसने कितना क्षेत्रफल सूर्य के साथ बनाया है? इतना क्षेत्रफल बनाया है। और यहां से लेकर यहां तक जाने में इतना क्षेत्रफल बनाया है। तो केपलर साहब ने यह कहा कि देखिए, एक बार का क्षेत्रफल तो ये है और दूसरी बार का क्षेत्रफल ये है, ये दोनों एरिया बराबर होते हैं, ये दोनों क्षेत्रफल हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। इसीलिए इस नियम का नाम होता है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। तो दूसरे नियम का एक तो अन्य नाम बहुत जरूरी है और थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जरूरी है। तो लिखेंगे द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम। देखो, आपके लेवल पे तो केवल मैक्सिमम इतना पूछ लेता है कि केपलर साहब के कितने नियम थे। भैया 3 नियम थे। केपलर साहब ने किससे संबंधित नियम दिए? जी, ग्रहों से संबंधित नियम दिए। इनका अन्य नाम क्या है? पहले का अन्य नाम ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है। इनके बारे में तो पूछता ही नहीं है, फिर भी हम सेफ होने के लिए पढ़ ले रहे हैं कि द्वितीय नियम या क्षेत्रफल का नियम, सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरिया। तो आप कहोगे कि ग्रह सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ग्रह सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करते हैं। ग्रह सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करते हैं। प्लैनेट्स कवर्स सेम एरिया अराउंड सन। एक बार प्लीज थम्स अप करेंगे, नोट हो गया हो, क्लियर हो गया हो। संजय भाई, हमारे यहाँ एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा हमारे लेवल पे, आप निश्चिंत रहिए। अब यूं तो इसमें हम 2 साल की फिजिक्स, आप या तो 11वीं और 12वीं की कह लीजिए, केवल 25 क्लासेस में कर रहे हैं, तो उतनी गहराई में हमें नहीं जाना है। हमारे यहाँ जितना पढ़ाया, जितना पूछा जाएगा उतना मैं आपको करा रहा हूँ। चलिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम, सेकंड लॉ। अब फिर से तीसरा नियम, और देखो तीसरे नियम में भी यही चीज जरूरी है कि इसका अन्य नाम क्या होता है, ये तो आपको जरूर ही समझना है। तीसरा नियम, तो तीसरे नियम में केपलर साहब हमें क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि देखिए भाई, इतना तो मैंने आपको पहले नियम में ही बता दिया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस रास्ते में चक्कर लगाएगा। अब वो बताते हैं इस ग्रह के परिक्रमण काल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में। तो टाइम पीरियड, परिक्रमण काल का अर्थ क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा था, एक चक्कर में लगने वाला समय। तो उन्होंने कहा कि देखिए, किसी भी ग्रह के द्वारा अगर कोई ग्रह इस रास्ते पर घूम रहा है, और मैंने आपको बताया कि सारे ग्रह तो इसी रास्ते पर नहीं घूमते हैं भाई। ये मान लो पृथ्वी का रास्ता है तो बुध का अलग होगा, शुक्र का अलग होगा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी ग्रह के द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, यानी कि जो परिक्रमण काल है, उसका सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। और उन्होंने क्या सूत्र दिया? तो पहली चीज, तीसरा नियम किससे संबंधित है? तीसरा नियम परिक्रमण काल से संबंधित है। परिक्रमण काल का नियम, तीसरा नियम परिक्रमण काल से संबंधित है, यानी कि लॉ ऑफ पीरियड्स, इसका यही नाम पूछा जाएगा। अब देखिए, लॉ ऑफ पीरियड्स में क्या कहा गया?
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी, हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस हमें यही याद रखना है कि तीसरे लॉ का संबंध किससे है, तीसरे नियम का संबंध किससे है, परिक्रमण काल से है। इस नियम में क्या था अंदर वो हमारे लेवल की चीज नहीं है, ना उससे कोई सवाल आएगा, हालांकि किसी ने पढ़ा हो तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, बट वैसा कभी भी कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर भी सेफ साइड होने के लिए हम पढ़ लेते हैं। अगर हम कहें कि टी जो है वो क्या है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। और ये क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, मान लो इसकी दूरी है, इसको मैं दिखा देता हूं ए क्या है, दूरी यानी कि डिस्टेंस। तो परिक्रमण काल का जो वर्ग है, यानी कि परिक्रमण काल टी का वर्ग जो है, ये सीधा समानुपाती होता है ए की पावर 3 के। अब ये कहां से आया, तो भाई इसकी पूरी एक डेरिवेशन है, बट फिर से वही कि हमें डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, हमारे स्तर पे हमें चीज़ों को सीधा सीधा याद रखना है। और हमें याद रखना है कि परिक्रमण काल से संबंधित क्या सूत्र है, तो सूत्र है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3, कि परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो ए की पावर 3 के सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में इसको लैंग्वेज में पूछ लेगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या है कि परिक्रमण काल का वर्ग दूरी की घात 3 के या दूरी के घन के सीधा समानुपाती होता है। लिखिए, वैसे बहुत कम चांसेस है आपके स्तर पे पूछने के। परिक्रमण काल का वर्ग दूरी की तीसरी घात के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि स्क्वायर SQUARE स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। एक बार हम सब कर दें सभी, जब नोट हो जाए। नहीं भाई नहीं सचिन, AW TPU का स्तर थोड़ा ज़्यादा है, उससे नहीं हो पाएगा। दीक्षित भाई अगर करेक्शन की डेट आएगी तब आप उसको सही करना, करेक्शन की डेट शायद उसमें आएगी, मैंने आपको डेट भी बताई है। एडिक्यूटिव प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव करके पूछ सकता है, भाई पैटर्न के मतलब पैटर्न बदल देगा लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ना बदलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको वो BSc के क्वेश्चन पूछ लेगा, पैटर्न भले ही बदल दे बट उससे ऐसा नहीं है कि वो कोई लेवल बढ़ा देगा। बहुत बढ़िया। अब देखो एक बात की, यहां से जो हमने न्यूटन साहब का ग्रेविटेशन का नियम पढ़ा है ना, वो केपलर साहब के तीसरे नियम से निकलता है। हालांकि हमारे सिलेबस के स्तर की बात नहीं है, हमारे पेपर में तो कभी नहीं पूछा जाएगा, तुम लिख के ले लेना यार। ऐसे मत समझना कि यार क्या पता पूछ ले, अगर पूछता तो मैं जरूर लिखवा देता, मुझे लिखवाने में क्या जा रहा है, बट वो फिर नोट्स की मोटाई को मोटा करना है। और अगर आपको ऐसा है कि सारा ही पढ़ना है तो फिर क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो आप किताबों से पढ़िए। मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको सुनकर भी सीक्वेंस समझ में आए कि न्यूटन साहब इनके बाद आए हैं। केपलर साहब के स्टूडेंट थे न्यूटन साहब, और केपलर साहब के तीसरे नियम से न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशन के लॉ को निकाला था, और उनको ये सलाह केपलर साहब ने ही दी थी। बड़े होनहार विद्यार्थी थे। लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि चुरा लिया उन्होंने, उसकी खोज को चुरा लिया, ऐसा नहीं है। आप पढ़ो कभी डिटेल में, तो केपलर साहब के स्टूडेंट रहे न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब बड़े होनहार होशियार विद्यार्थी थे। तो केपलर साहब ने ही ये सलाह दी थी कि तुम मेरे तीसरे नियम से ग्रेविटेशन की खोज करो। उन्हें झलक पता थी केपलर साहब को कि इसमें ग्रेविटेशन की कुंजी छिपी हुई है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था F=g(m1m2/r का स्क्वायर), वो हमने इसी से निकाला हुआ था। चलिए खैर, बाय द वे आपकी जानकारी के लिए, तो भैया जी ये आपका चैप्टर ग्रेविटेशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब हम अपने अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। और अभी तक हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? अभी तक हमने पढ़ लिया यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है,
वर्क एनर्जी एंड पावर है, ग्रेविटेशन है। 6 चैप्टर पढ़ लिए और अब हम चलते हैं 7वें चैप्टर पे। तो चैप्टर नंबर 7, पाठ नंबर हमारा 7, और चैप्टर का नाम है प्रेशर यानी कि दाब। देखिए, प्रेशर के बारे में हमने आज तक जो जाना वो सिर्फ ये कि P बराबर F/A। ज़्यादा से ज़्यादा हमने पास्कल का नियम समझ लिया और आर्किमिडीज सिद्धांत की हमने खोज करने की कोशिश, आर्किमिडीज सिद्धांत को समझने की कोशिश हमने की कि यार कैसे कील डूब जाती है और कैसे एक जहाज इतना बड़ा तैरता है, लेकिन शायद वो हमें आज तक समझ नहीं आया। सुजीत भाई, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझेंगे कि प्रेशर में क्या क्या चीज़ें हैं, दाब में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी हैं। देखिए, हम एक बड़ी गलती जो प्रेशर में करते हैं वो हम क्या गड़बड़ कर देते हैं कि प्रेशर के फॉर्मूले लिक्विड के गैस में लगा देते हैं, गैस के सॉलिड में लगा देते हैं। इस वजह से सब गड़बड़ झाला होता है। प्रेशर को हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। 3 चीज़ों का प्रेशर हम पढ़ेंगे। किस किस का प्रेशर पढ़ेंगे? पहले यही चीज़ पढ़ो कि हम प्रेशर किस किस चीज़ का पढ़ेंगे, तब अब डेफिनेशन फॉर्मूले सब उसी के आधार पर चलेगा, है ना। तो पहले यही पढ़ो कि प्रेशर को हम 3 तरह का पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रेशर हम पढ़ेंगे ठोसों का। ठोसों का दाब, दाब कहिए या दबाव कहिए, एक ही बात है। प्रेशर ऑफ सॉलिड्स। और ठोसों के दाब को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रेशर जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे द्रवों का दाब। द्रवों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। और तीसरा दाब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैसों का दाब। गैसों का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैसेस। तो 3 तरह का दाब हमें पढ़ना है, उसी के हिसाब से हमें चीज़ों को क्लियर करना है। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है गुरुजी। कैसी बात करते हो भाई सूरज, उसमें क्या रह गया? मुझे अच्छे से याद है कि पावर के कंसेप्ट को हमने लास्ट में कवर कराया था। अगर उसकी कोई एक आधा क्लास ऊपर नीचे अपलोड हो गई है तो उसको प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर हमने अपलोड किया है, मतलब कंप्लीट चैप्टर किया है क्लास में। अपलोड होने में एक बार ऊपर नीचे कुछ रह गया हो तो अलग बात है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ठोसों का दाब, प्रेशर ऑफ सॉलिड, जिसको हम यांत्रिक दाब भी कहते हैं। तो लिखिए, प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, हेडिंग डालेंगे प्रेशर ऑफ सॉलिड्स यानी कि ठोसों का दाब। और आओ जरा एक बार देखें कि क्या होता है ठोसों का दाब। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताओ कि आज तक किस किस को प्रेशर और फोर्स में कंफ्यूजन रहता है, यानी दाब और बल में एक अंतर समझ नहीं आता। यार मैंने कोशिश खूब की, लेकिन ऐसा नहीं, एक बिल्कुल क्लियर अंतर नहीं समझ आया कि यहाँ दाब लग रहा है और यहाँ बल लग रहा है, यहाँ प्रेशर लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। तब तक मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये मानो कि मान लो हमारे पास एक दीवार है ये, और इस दीवार पर मैं 2 तरह की कील गाड़ रहा हूँ। एक कील ऐसी है कि जिसमें आगे से कोई नोक नहीं है, और थोड़ी सी मोटी कील ले लेते हैं। एक कील ऐसी है जिसमें आगे से कोई नोक नहीं है, और एक कील ऐसी है जिसमें आगे से एक नोक है। नोक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं दोनों पर समान बल लगाता हूं। हाँ, बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इस क्लास के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अपने भाई बहनों को पढ़ा सकोगे आप, ऐसे हो जाओगे। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने दोनों पर समान बल लगाया। मैंने इस पर भी मान लो हथौड़े की मदद से 50 न्यूटन का बल लगाया, और इस पर भी हथौड़े की मदद से 50 ही न्यूटन का बल लगाया। मैंने हथौड़े की मदद से दोनों पर 50-50 न्यूटन का बल लगाया। अब आप मुझे ये बताओ कि गढ़ने की टेंडेंसी, समझना मेरी बात को, 50 न्यूटन के बल से गढ़ने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है, यानी कि कौन सी कील दीवार में ज्यादा गढ़ जाएगी, इस बात के चांसेस किसके ज्यादा हैं? नंबर 1 कील के या नंबर 2 कील के? दोनों में से अंदर गढ़ने के चांसेस
कौन सी कील के ज्यादा हैं, नंबर 1 या नंबर 2, बताओ एक बार। और यहीं से आपका प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दाब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरे लिए और भी अच्छी बात है। जो बिल्कुल इस क्लास में बिल्कुल ब्लैंक है ना, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, उनको समझाना बड़ा आसान है, क्योंकि जिन्होंने पढ़ रखा है एक खिचड़ी सी बनी हुई है। अगर जिसने क्लैरिटी के साथ पढ़ा है बहुत बढ़िया, बट जिसने आधा आधा पढ़ा है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, किताबों से रट लिया, तो एक खिचड़ी पकी हुई है। पहले उनके दिमाग से वो निकालनी, फिर नई चीज़ें भरनी, यहाँ मुश्किल होती है। जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको कोई समस्या ही नहीं है, नई चीज़ सीख रहा है, सीख जाएगा एक बार में। तो कभी भी पहली चीज़ जब सीखो ना, बिल्कुल उसको क्लैरिटी के साथ सीखो। तो सभी का एक अच्छा उत्तर है कि भैया 2 नंबर की कील के घटने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि बल तो मैंने दोनों पे समान लगाया है, फोर्स तो बहुत ध्यान से समझना, फोर्स तो मैंने दोनों पे समान लगाया है, लेकिन गढ़ने की टेंडेंसी दूसरी वाली कील की ज़्यादा है। इसका कारण शायद यही है कि दूसरी वाली कील का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है जो दीवार के संपर्क में आ रहा है, ये कम है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है जो दीवार के संपर्क में आ रहा है। तो यहां पर सारा खेल किसका है? सारा खेल एरिया का है। अब देखिए, बल तो आपने दोनों पर समान लगाया है, फोर्स तो आपने दोनों पर सेम लगाया है, लेकिन गढ़ने की जो टेंडेंसी है ये 2 नंबर की ज्यादा थी, और इसी गढ़ने की टेंडेंसी को हम प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो प्रेशर का मतलब क्या है? किसी भी चीज के गढ़ने की टेंडेंसी। जैसे जब आप बाजार से अगर 10 किलो की सब्जी, 10 किलो की पन्नी में सब्जी भर लाएं, पूरी सब्जी भर लाएं, और दोनों हाथों में मान लो पन्नी है आपके, और आप घर तक आ जाएं, मान लो पन्नी में कुछ भी भरा हुआ है, तो उसकी जो हैंडल होता है, पन्नी का जो हैंडल होगा, वो बिल्कुल बारीक होकर आपके हाथ पे गड़ जाता है कि नहीं है? या आप किसी पतली चीज को खींच देते हैं, वो आपके हाथ पे गड़ जाता है। तो भाई ये जो गढ़ने की प्रवृत्ति है ना, ये जो गढ़ने की टेंडेंसी है, इसी चीज को हम प्रेशर कह रहे हैं, इसी चीज को हम दाब कह रहे हैं। एक पाइप से पानी निकल रहा है, ठीक है, वो मान लो नॉर्मली निकल रहा है, पानी तो उतना ही है, गिर भी जमीन पर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने उसको ऐसे दबा दिया और अब उसका एरिया पतला हो गया, तो हम कहते हैं अप्रेशर के संग निकल रहा हो पानी। वो लोग कहते हैं कि नहीं? तो क्षेत्रफल कम होने से जब वो चीज ज्यादा से ज्यादा जगह को घेरती है, जब वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करती है, तो उसका जो प्रभाव है ना, इफेक्ट है गढ़ने का, वो बढ़ जाता है, और गढ़ने के इसी प्रभाव को हम दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो बल समान होने पर प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है अगर क्षेत्रफल कम ज्यादा है। बल तो समान है, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर कम रहेगा, और अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। मतलब प्रेशर और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं अगर बल समान भी है तो हम कहेंगे प्रेशर ऑफ सॉलिड ठोसों का दाब क्या है, कि भाई दाब को ऐसे हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं, उसी परिभाषा को लिखेंगे हालांकि हम, लेकिन आज आप समझोगे हम क्या पढ़ते हुए आए हैं आज तक, कि दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, कि कितना बल कितने क्षेत्रफल पर लगा। लेकिन आज आप शायद इस चीज को थोड़ा फील कर पाएंगे कि अच्छा क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन यहीं से बन जाती है, बहुत आसान डेफिनेशन। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। द फोर्स अपॉन द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। बस हो गया, लिख लो यहीं कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। ठीक, अगला सवाल, भैया इसका मात्रक क्या है? देखिए मात्रक, इसका एरिया यूनिट, तो भैया जी ये होगी, एक तो सूत्र से बनेगी, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से क्या बनेगी? बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या ज्यादा से ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मीटर को ऊपर ले जाएगा
तो ये -2 हो जाएंगे। लेकिन इसका SI मात्रक अगर आप पढ़ोगे तो भैया जी SI मात्रक होता है पास्कल, समझे? तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि दाब का SI मात्रक क्या है? पास्कल है। क्लियर है? एक बार फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, यहां तक सब कुछ ओके है। उसके बाद पूछा जाता है कि ये किस तरह की राशि है, सदिश है, अदिश है। तो भैया जी प्रेशर एक अदिश राशि है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। जिन साथियों को वो प्लस माइनस वाला मेथड समझ में आता हो वैसे समझेंगे। देखो, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी को हम माइनस में लेते हैं और क्षेत्रफल को भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस का मतलब अदिश। जिनको ये नहीं समझ में आता वो सीधा याद रखेंगे कि ये एक अदिश राशि है। तो किसी भी राशि के बारे में, क्वांटिटी के बारे में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला, या तो फॉर्मूले से डेफिनेशन याद करो या डेफिनेशन से फॉर्मूला। यूनिट क्या है उसकी, कैसी राशि है, ये अदिश है या सदिश है। उसके अलावा अगर आप इसकी डायमेंशन भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बड़े आराम से निकल जाएगी। अगर आप निकाल के पढ़ना चाहते हैं तो निकाल के पढ़ लो, और अगर आप डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट। जिन साथियों को निकाल के समझ में आती है, भाई न्यूटन के लिए क्या लिखोगे? न्यूटन के लिए अब आपको याद होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछो ये कहाँ से आई, तो भाई वो पीछे लिखवाई है मैंने, mL/t-2। और मीटर के लिए क्या लिखोगे? L की पावर 2। अब देखिए m L की 2 पावर माइनस की हो जाएंगी ऊपर जाके। अभी फिलहाल ये 1 पावर किसकी है? प्लस की, और 2 पावर जाके माइनस की हो जाएंगी। और t की पावर -2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे m L की पावर 1 में से 2 गए तो -1, और t की पावर -2। ठीक है? जिनको नहीं समझ में आई ये कहानी वो सीधा सीधा इसको याद रख लेंगे कि mL इनवर्स t-2 इसकी डायमेंशन हो जाएगी, विमा हो जाएगी। पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। देखिए, हमने जब SI मात्रक बनाए तो हमने वैज्ञानिकों के सम्मान में सारे मात्रक बनाए। कि SI मात्रक का मतलब क्या होगा? जो पूरे इंटरनेशनली फॉलो किया जाएगा। ये हमने शुरू के चैप्टर में पढ़ा था। और हर एक राशि के मात्रक को हमने उस वैज्ञानिक के नाम पे रखा जिसमें उस वैज्ञानिक का सबसे ज़्यादा सहयोग था। जैसे पास्कल साहब का सहयोग था इसमें अच्छा खासा, तो हमने इसको पास्कल साहब के नाम पर रख दिया। पर ये एक बार हम सब के, हाँ जी भैया क्लियर है? टाइम स्लो है, हाँ शायद वो 2-1 मिनट पीछे होगा ना उस पर बोर्ड पे, कोई बात नहीं। 8:53 हो रहे हैं, उसमें 8:52 हो रहे हैं, 1 मिनट बोर्ड पे पीछे है। ठीक है भाई, एक बार थम्स अप करेंगे अगर समझ में आ गया हो और नोट हो गया हो तो हमें इसकी एक कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है। क्लियर? अब देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, इसके कुछ एकस लिखो। देखिए एकस में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछेगा, भैया जो रेलवे पटरी होती है ये चौड़ी क्यों बनाई जाती है भैया? देखिए, रेलवे ट्रैक का चौड़े बने होने का कारण क्या होता है? नहीं सॉरी, चौड़े नहीं, रेलवे ट्रैक पर जो सीमेंट या लकड़ी के पत्थर बिछे हुए होते हैं। जैसे ये ट्रैक है एक, और रेलवे पटरियों पर अक्सर आपने देखा होगा कि सीमेंट के, पुराने समय में लकड़ी के, बट अभी लकड़ी उतनी उपलब्ध नहीं है, ना ही हम उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते, तो सीमेंट के आजकल हम स्लीपर बिछा देते हैं। क्यों बिछा देते हैं? देखिए, अगर ये ना हो, मान लो ये ना हो, तो पूरी ट्रेन का जो वजन है वो छोटी छोटी सी जगह पर पड़ेगा। भाई पटरी थोड़ी सी तो होती है, तो पटरी धंसने की कोशिश करेंगे। अब मेरे पास उसको धंसने से बचाने का क्या उपाय है? भाई या तो मैं जो ट्रेन है उसको छोटा कर दूं या ट्रेन में वजन को कम कर दूं। अब बढ़ती जनसंख्या को देखकर ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने इनका एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या होगा? एरिया और प्रेशर उल्टे चलते हैं, तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो गया? घट गया। बहुत सिंपल सी बात है, अगर इतना तोप सोचोगे तो कंफ्यूज हो गए। ऐसे सोचो यार सिंपल, पहले उस वजन को 2 पटरी झेल रही थी, अब उस वजन को ये भी झेल रहा है, ये भी झेल रहा है, ये भी झेल रहा है, ये भी झेल रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। तो हमने एरिया बढ़ा लिया जिससे कि क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया, यानी कि पटरियां अब नीचे नहीं धसेंगी। तो सवाल आएगा कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? तो आप कहेंगे दाब को कम करने के लिए। तो पहला एक्स है कि रेलवे ट्रैक पर
रेलवे ट्रैक पर दाब कम करने के लिए, दाब कम करने के लिए लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछाना। ठीक है, यानी कि लेइंग ऑफ वुडन और सीमेंटेड स्लीपर ऑन रेलवे ट्रैक। ठीक है, एक तो ये समझ आता है। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। पूछेगा कि चाकू की जो धार होती है वो पतली क्यों बनाई जाती है। देखो बहुत सिंपल सी बात, जहां तुम चाहो कि भाई प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए वहां क्षेत्रफल को कम कर दो, और जहां तुम चाहो कि प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए वहां तुम क्षेत्रफल को कम कर दो, और जहां चाहो प्रेशर कम होना चाहिए वहां क्षेत्रफल को बढ़ा दो। तो प्रेशर और क्षेत्रफल उल्टे चलते हैं भाई। एक चाकू है, अगर मान लो तुमने उसकी नोक मोटी बना दी, एरिया ज़्यादा है, तो वो गढ़ेगा कम। अगर मैं उसको पतला बना दूंगा तो उतना ही बल लगाने पर वो ज़्यादा गढ़ेगा। तो समझ गए चाकू की नोक पतली क्यों बनाई जाती है, दाब को बढ़ाने के लिए। दूसरा पूछा जाएगा कि सूटकेस के जो हैंडल हैं वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। चाहो तो आप इन सबको अपनी भाषा में लिख देना। भाई हैंडल अगर पतले होंगे तो जैसे पन्नी थी ना वो मेरे हाथ में घुस गई थी, अगर सूटकेस भी इतना पतला हैंडल का होगा तो वजन इतना रहता है मेरे हाथ में गड़ जाएगा, तो मैंने उसके हैंडल चौड़े बना दिए। समझे। तो जहां पर एरिया ज़्यादा है वहां प्रेशर कम है, और जहां प्रेशर कम है वहां एरिया ज़्यादा है। आप दलदल में अगर खड़े रहेंगे तो आप गड़ जाएंगे, क्योंकि आपका एरिया कम है दोनों पैरों का। अगर आप लेट जाएंगे तो देखो वजन तो उतना ही है बट एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, यानी गढ़ने के चांस कम हो जाएंगे। तो दलदल में आपको लेटने की सलाह दी जाती है। तो इन सबको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, आप लिख लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कल मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा सारी चीज़ों को रिपीट कर दूंगा। तो यहाँ तक हमें सॉलिड के प्रेशर में पढ़ना था। इसके बाद हम कल शुरू करेंगे लिक्विड का प्रेशर। असल में जो प्रेशर है ना वो लिक्विड का ही ज़्यादा हमें पढ़ना है, उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करना है। सॉलिड में और गैस में हमें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। प्लीज़ आप एक बार नोट कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय। बस रिक्वेस्ट है कि कल आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि जब हम लिक्विड का प्रेशर पढ़ रहे हों तो आप बार बार सॉलिड के साथ रिलेट ना करें उसको। चलिए बाय बाय, ओके। आप नोट कर लीजिए आराम से।